हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो मैं जुड़ गई हूँ राही पब्लिकेशन की पेज पर। कृपया मेरे कोई मित्र मुझे कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं इस कार्यक्रम को शुरू करूँ। सुशील जी, क्या मेरा संपर्क हो पा रहा है? अच्छा, नमस्कार सुशील जी। अच्छा, लोग हमसे जुड़ रहे हैं, तो जब तक हम सभी जुड़ पाते हैं, मुझे यहाँ संकेत मिल रहा है। हाँ जी, नमस्कार कुमार अशोक जी, सुशील भारती जी, बहुत बहुत नमस्कार। रंजीता सिंह जी, नमस्कार। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरे सब मित्रों का राही पब्लिकेशन की इस पेज पर बहुत बहुत स्वागत है और मैं सुशील भारती जी का आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मुझे आप सबसे रूबरू होने का एक मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पे। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ और जब तक कि हमारे तमाम मित्र जुड़े, मैं वेट कर रही हूँ थोड़ा, ताकि अच्छा होगा तब हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करें। तो आशा है कि सब कोई जुड़ रहे हैं। अभी कमेंट्स आ रहे हैं तो मुझे पता चल रहा है, तो मैं शुरू करूँगी। और कैसे हैं आप सब, पहले तो ये बतलाइए, क्योंकि सच में जो अभी का ये वक्त है बड़ा मुश्किल है, लेकिन हमें हौसला तो नहीं खोना है और मुझे लगता है कि यही रचनात्मकता हमें बचाई रखेगी। और जो सुशील जी, जो आप ये सुशील भारती जी का मैं विशेष आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि इन्होंने जो एक ये प्लेटफॉर्म दिया है हमें, और जो ये शुरू से इनको मैं तब से जानती हूँ जब मैं मारवा स्टूडियो में वहाँ पे एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न के छात्रों के द्वारा के लिए वहाँ पे मैं आमंत्रित हुई थी अपने काव्य पाठ के लिए मारवा स्टूडियो में। संदीप मारवा जी जो उसको चलाते हैं उस संस्थान को, तो तब से मैं सुशील भारती जी को जानती हूँ और मैंने इनका जज्बा देखा है कि वो कैसे साहित्यिक कार्यक्रमों में हमेशा इतने ज़्यादा आगे रहते हैं। साहित्यिक लोगों को जोड़ने में जो इनका एक योगदान है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सशक्त है और ये एक खुद भी बहुत अच्छे लेखक हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है आज यहाँ पे आप लोगों से जुड़ के। जब मैं वहाँ पे जो हमारा पूर्व का जो कार्यक्रम था, जो काव्य पाठ मारवा स्टूडियो में, वो बड़ा ही दिलचस्प सा था और मुझे नहीं पता था कि जब हम अगली दफ़ा मिलेंगे इस तरीके से, हम एक ऐसे वक्त में जहाँ केवल और केवल एक ऑनलाइन पोर्टल होगा एक दूसरे से जुड़ने का माध्यम, तो मुझे बहुत सारी बातें भी याद आ रही हैं बहुत। लेकिन अच्छा लग रहा है कि अभी तक हम इतने सक्रिय हैं और एक दूसरे से जुड़े हैं, एक दूसरे को सुन पा रहे हैं, एक दूसरे की बातें साझा कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है आज के वक्त में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ भी है कि हम यूँ जुड़े रहें। और ऑनलाइन एक माध्यम ऐसा सशक्त माध्यम बन गया है कि सब कोई अब इस पे बहुत ज़्यादा सक्रिय भी हैं और अच्छा भी लगता है। तो जो लोग मेरा तारुफ चाहते हैं बेतकल्लुफ़ होके मुझसे सवाल कर सकते हैं। मैं आप सबको अपने बारे में क्या बतलाऊं। मुझे ऐसा लगता है खुद के बारे में बताना एक कहीं ना कहीं एक धृष्टता भी होती है, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगी। बस ये समझिए कि कविताएं लिखती हूँ, कविताएं जीती हूँ और मेरे लिए कविताएं लिखना, प्रार्थना में लीन होना एक ऐसी मायाविनी है जिसको हर बार जानना शेष रह जाता है। मेरी जो यात्रा है कविता की, इसमें सीप भी है, मोती भी है और इन सीप और मोतियों के समुच्चय से जो मैं जन्म पाती हूँ, मेरे लिए वही कविता है।
सबसे पहले तो मैं ये बताऊं, जो कविता एक सुखद यात्रा का जो ये कार्यक्रम है, इसमें आप सबका खुशामदीद। लेकिन सुखद यात्रा सुन के अच्छा तो लग रहा है, लेकिन कविता लिखना बहुत दुरूह कार्य है, एक जटिल कार्य है, एक ऐसी यात्रा से गुजरना है जहाँ पे बहुत कष्ट है, पीड़ा है। इतना आसान नहीं होता है इसको जानना। और मुझे लगता है ख्वाब जहाँ पे ख़त्म होता है, कविता की यात्रा वहाँ से शुरू होती है। तो इस यात्रा में जो समस्याएं हैं, जो उनका समाधान है, उसकी अपनी संस्कृति है और उसके अपने संस्कार है। तो जो व्यक्ति इस संस्कार को ग्रहण कर लेता है, सच्चे अर्थों में वही कवि होता है। तो ये है कविता। और मैं अपने बारे में ये कहूँगी कि मैं बचपन से लिखती हूँ, लिखने का शौक़ बचपन से था। और जब मैं हाई स्कूल में थी तभी से मेरी कविताएं प्रतिष्ठित पत्र में छपने लगी, अखबार में छपने लगी थी। फिर जब मैं कॉलेज में आई तो पत्रिकाओं में हस्ताक्षर रहा मेरा। मैंने तमाम प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पत्रिकाओं में और अंतर्राष्ट्रीय ब्लॉग में और समाचार पत्रों में मैं निरंतर लिखती रही हूँ। और मेरी एक कविता संग्रह हरे पत्ते पर बैठी चिड़िया, ये जो कि 2009 में जागृति साहित्य प्रकाशन पटना से प्रकाशित होकर आई। और उसके बाद मैं निरंतर लिख रही हूँ और कविताओं को मैं अपनी ज़िंदगी की तरह लेती हूँ। ये मेरे लिए जीवन है। और मुझे ऐसा लगता है जैसे कि यह कहीं से भी एक जो इंसान होता है उसको राहत की तरह नहीं मिलती है ज़िंदगी में। ये बड़े ही, जब आप तकल्लुफ़ से होते हैं, जब आप पीड़ा से होते हैं, एक प्रकार का एक अवसाद होता है किसी चीज़ को, मतलब समस्याओं को देख के, समाज में घट रही घटनाओं को देख के, जब ये जो हलचल होती है, वहाँ से कविता का जन्म होता है। तो मैं ये कहूँगी कि जैसे मेरी अपनी ही पंक्ति है कि तुम क्या जानो कलेजे की प्रसव पीड़ा, जब शब्द शब्द मेरा बच्चा बन जाता है। श्रम घर में परी जब मैं कलम से नाल काटती हूँ, बूंद बूंद स्याही मेरी कलम का दूध बन जाता है। तो कुमार अशोक जी, हाँ जी, नमस्कार। हमारे जो दर्शक हैं, जो श्रोता हैं, जो मित्र साथी हैं, सब हमसे जुड़ रहे हैं, अच्छा लग रहा है। ऐसे ही हौसला अफजाई करते रहिए, बहुत ज़रूरी है इस वक्त में। और जैसा कि जानते हैं ये ऑनलाइन माध्यम है, अब तो ऐसा है कि हमें आत्मनिर्भर बनना है हर काम में। तो इसमें भी हम आत्मनिर्भर हैं, जैसे ऑनलाइन कर रहे हैं तो हमारा जो ये ऑडियो सेटिंग है, ये जो वीडियो सेटिंग है, सब खुद से करना है, तो कुछ ज़्यादा ही हम आत्मनिर्भर हो जाते हैं ऐसे वक्त में। और ये एक वर्चुअल माध्यम है और हम पता नहीं कर पाते हैं कि आपके भाव क्या है, आप क्या सोच रहे हैं। तो कृपया कमेंट करके, आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि कमेंट करके आप लोग बेतकल्लुफ़ हो के भी जो भी कुछ जानना पूछना चाहते हैं ज़रूर पूछ सकते हैं। और मैं अच्छा लगता है इस तरीके से, ये जो संवाद है ये होते रहना चाहिए और ज़रूरी भी है। तो क्या शुरू करना चाहिए? अगर आप लोग सब इजाज़त दें तो मैं अपने काव्य पाठ की शुरुआत करूँगी और अधिक वक्त ना लेते हुए। तो बताएं क्या मैं शुरू करूँ? अगर आप लोग मुझे सुन तो पा रहे हैं ना? मैंने पहले भी बोला बहुत आत्मनिर्भर हो गए हैं, लेकिन फिर भी जो हमारा समाज है, जो समाज होता है, वो अन्योन्य आश्रय संबंध होता है समाज के साथ। कोई भी अकेला नहीं रह सकता है। तो
पूर्णतः ये बात कह देना कि आत्मनिर्भर हो जाना मुझे गवारा नहीं लगता है। समाज के साथ व्यक्ति का निराश्रय संबंध है, एक दूसरे पर हम आश्रित हैं, निर्भर करते हैं। कोई भी बंदा अकेला चना भार नहीं फोड़ता, हालांकि एक चना ही भार फोड़ता है अकेला, लेकिन अकेला नहीं फोड़ता। मतलब आपको सहयोगिता की ज़रूरत होती है। तो अगर आप लोग कहें तो मैं शुरू करती हूँ। रंजीता जी, हाँ जी, आपकी तरफ से मुझे संकेत मिल गया है कि मैं अपने काव्य पाठ को अब शुरू करूँ। आज मैं आप लोगों को अपने अंतर्मन में जो चलता है, मेरी जो एक अपने अंतर्मन की यात्रा है, मेरे भाव जगत से जो चीज़ भी निकली है, जैसा मैं अनुभव करती हूँ, उसमें कई रंग की कविताएं सुनाना चाहूँगी। लेकिन आज मैंने ये भी सोचा है कि मैं प्रेम कविताएं ज़रूर सुनाऊँगी, कि इस वक्त में प्रेम बड़ा ज़रूरी हो गया है। ऐसी मतलब मैं सोची ना, इस महामारी में मैं बिल्कुल भी अब कोरोना के बारे में कोई जिक्र ही नहीं करना चाहती। मैं अब केवल जीवन के बारे में जिक्र करना चाहती हूँ, उल्लास के बारे में, प्रेम के बारे में, क्योंकि यही एक चीज़ है जो हमें बचाए रख सकता है। यही एक चीज़ है जो हमारे भीतर एक उम्मीद बनाए रख सकती है। और तमाम ऐसे हर कोशिश में जो कि हमें एक दूसरे के साथ जोड़ती है और एक दूसरे से संवाद कायम करने का जो एक अवसर मुहैया कराती है, तो इसमें हमें बिल्कुल भी इस बात का इस्तेमाल करना चाहिए और इसे जारी करना चाहिए। तो मैं शुरू करती हूँ अपनी कविता पाठ। कविता एक सुखद यात्रा में आप सबका एक बार फिर से खुशामदीद। मेरी जो पहली कविता है, अभी जो मैंने कुछ दिन पहले ही लिखी है इधर, इसका शीर्षक है पत्थर इतिहास। उसने मुझे घर दीवार कपड़े की तरह समझा, एक मौसम गुजार कर जिसे बदल दिया जाए। ईंट पत्थर धूल मिट्टी की मानिंद, जिसमें कुछ पुर्जे फाड़ कर दबा दिए जाए। मैं तो मौसम का फूल थी, जिसे मिट्टी में दबकर दोबारा जन्म लेना था। मैं ककनूज सरीखी थी, राख से पैदा होने की महारत हासिल थी। उसने मुझे समझने में गलती कर दी और मैं बहती हवाओं में उड़ते रेत कणों से उसका नाम लिखती रही, मिटाती रही। मैंने हिम्मत नहीं हारी, चक्रवात की तरह घूमती घूमती पत्थरों के शहर पहुंची, जहां कुछ भी करना शिलालेखों पर लिखने जैसा था। कांपते हाथों से मैंने एक पत्थर उठाया और जमा दिया मिट्टी पर। इस तरह मेरा घर बन गया। मैं घर में रहने लगी। देखा, बाहर बारिश हो रही थी। मिट्टी और रेत पर लिखा उसका नाम बहकर पूरे पत्थर शहर में फैल गया। पत्थर धूल कणों से लिपटा हुआ एक पूर्ण विरोधाभासी काया में बदल गया था। एक पूर्ण विरोधाभासी काया में बदल गया था। ये वो नहीं था जो वो था और जो वो अब है। भीतर पत्थर था, ऊपर मिट्टी जैसा। मैंने कला का परिचय दिया। मैंने कला का परिचय दिया और मिट्टी पर आदम शक्ल उगा दिए। अब वो
वो है जिसे मैंने चाहा, पर वो अब भी भीतर से पत्थर है। पत्थर पर मैंने एक और नया शब्द लिखा, इतिहास, जो याद किया जाएगा, और पत्थर इसमें एक अहम किरदार निभाएगा। अब अगली कविता सुनाती हूँ मैं आपको। ये कविता है सफ़र। हम सब भी तो एक सफ़र में शामिल है ज़िंदगी के ना। कैसा सफ़र है? जब आजकल जो अखबारों में पढ़ते हैं या जो हालात हम देखते हैं, ये कितना कठिन है, मुश्किल है, कितना दुख है। अगर आप सोचते हैं इन बातों को, तो जो ये जद्दोजहद है संपूर्ण दुनिया की, वो केवल और केवल एक छत और रोटी के लिए है। क्यों? अपना छत, अपनी कमाई की रोटी, सारा संघर्ष उसी के लिए है। खैर, जब मैं मज़दूरों के बारे में सोचती हूँ, पलायन कर रहे मज़दूरों के बारे में सोचती हूँ, और फिर इस कविता को उठा कर देखती हूँ, जो मैंने तकरीबन इस पैंडेमिक में, इस महामारी के दौर में तो नहीं लिखा था, कुछ दिनों पहले लिखा था इसको, इस महामारी से पहले की कविता है मेरी। लेकिन कहीं ना कहीं हर एक इंसान, हर एक मज़दूर तबके का व्यक्ति इसी पीड़ा से गुजर रहा है जो मेरी ये कविता कहने वाली है। तो सुनिए, इसका शीर्षक है सफ़र। एक लंबे सफ़र पर चली हूँ, रोटियों की तय गिनती के साथ, कि जब मैं पहली रोटी खाऊंगी, कोई पहला एक स्टेशन आएगा और मैं इस शहर को औपचारिक तौर पर छोड़ चुकी होंगी। कुछ रोटियां बंधी हैं, कुछ खत और लिफाफे भी, और दूसरी रोटी तोड़ते ही मैं निश्चिंत होती जा रही हूँ। भूख से नहीं, मीलों बीत जाने को लेकर। बहुत पीछे नहीं हूँ अब, सोचती हूँ जब ये रोटियाँ ख़त्म हो जाएगी, स्टेशन भी आ जानी है। तब वहाँ जहाँ मुझे उतरना है, रोटियों के इस रोमांच को पा सकूँगी। मैंने तय किया, आगे एक स्टेशन जाऊँगी, आगे एक स्टेशन जाऊँगी, और सफ़र मेरे लिए कोई भूख की गोलियों जैसा मालूम पड़ने लगा है, कि मेरी रोटी के जायका का कोई नया बड़ा हादसा मैं जानने लगी हूँ। जब भूख ने मीलों चल लिया था, जब भूख ने मीलों चल लिया था, वो यूं ही कई रेल डिब्बों से गुजरती, सड़क पर बिलखती, वक्त वक्त पकती रही। वो सफ़र के तवे पर सिकने लगी थी, कि जब रोटी को अपना स्टेशन बताना था, वहाँ कई राहगीर खड़े थे, और सबकी पोटली में वो टुकड़े टुकड़े टूट गई। अब जो मैं आपको कविता सुनाने वाली हूँ, वो मैंने पाकिस्तानी शायरा सारा सगुप्ता जी को खुद में महसूस करते हुए लिखा है। सारा सगुप्ता जी के बारे में मैं आपको बतला दूँ। ये पाकिस्तान की
बड़ी ही मशहूर जानी मानी शायरा थी, अमृता प्रीतम जी की दोस्त थी और बड़े ही कम उम्र में ये दुनिया को इन्होंने अलविदा कह दिया था। जब मैंने सारा सगुफ्ता को पढ़ा अमृता प्रीतम जी के माध्यम से, तो मैंने जो महसूस किया था मैंने उसी पर ये कविता लिखी और मैं आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ ये कविता। इसका शीर्षक है एक थी सारा। कभी कभी लगता मैं सारा सगुफ्ता का दूसरा जन्म हूँ, जिंदगी के 28वें बरस में इस अंतहीन तकलीफ़ को लेकर बहुत निश्चिंत होती जा रही हूँ। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे टूटे हुए क्षण की कविता है। ऐसा लगता मौत मेरे सामने खड़ी है और मैं हर रोज़ उसकी नज़दीकी के मद्देनज़र तारीख गिनती। कभी कभी सोचती हूँ मुझे ये कविता सिर्फ़ और सिर्फ खुद को ही सुनानी चाहिए, बहुत तकलीफ़ देगी ना। मैं जीना चाहती हूँ, कविताएं लिखना चाहती हूँ। ब्लैक कॉफ़ी, सिगरेट और वोदका का ग्लास जो अब धीरे धीरे खाली होता जा रहा था, मेरे जिंदा रहने की ठीक कोशिशों की तरह एक निहायत ही नाकाम इल्तज़ा। फिर भी मैं हर बार दुआ करती हूँ, मेरे खुदा मैं जीना चाहती हूँ। दुनिया बहुत खूबसूरत है और उससे भी खूबसूरत है मेरी आँखें। तो मित्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हौसला अफजाई करते रहिए ताकि क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया ये वर्चुअल माध्यम है और पता नहीं चल पाता है कि कौन लोग हैं कौन नहीं, तो कृपया हौसला अफजाई भी कीजिए ताकि जो ये तारतम्यता है खूबसूरती से बना रहे, वरना एक रास्ता आ जाती है कविताएं सुनाते सुनाते भी। हालांकि मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त बिल्कुल भी नहीं लूँगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये शाम खूबसूरत हो जाए कविताओं की तरह ही। तो अगली कविताएं भी सुनाती हूँ मैं आपको। अमृता प्रीतम जिनसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, उनकी स्मृति को मैंने एक कविता लिखा। ये कविता उन दिनों लिखा जब मैं अमृतसर की यात्रा पे गई थी और ट्रेन की सफ़र में मुझे उनकी याद आई थी। मैं दिल्ली से अमृतसर गई थी, हाँ, और ट्रेन का सफ़र था। और पता नहीं अमृता प्रीतम, बस मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मतलब उनकी लेखनी से, उनके उपन्यास, उनका जब उनकी मैंने ऑटोबायोग्राफी पढ़ी, जीवनी पढ़ी, ऐसा लगा जैसे काश मैं उनको मिल पाती एक बार। मैं नहीं मिल पाई उनसे। खैर, मैं उनको महसूस करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ उनसे। तो मैंने उनके लिए एक कविता लिखी, अमृता इसका शीर्षक है। एक पूरा दिन बीता तुम्हारे शहर से गुजरने के बाद अमृता। गुरुद्वारे के आकाश को चूमता शब्द तुम्हारे हर्फ को मैंने चमकता देखा। पानी में, हवा में, अमृता मैंने तुमको हर एक बार छुआ। अरदास में जलता दीपक एक पाक शब्द लिख रहा, ये तुम ही हो अमृता। एक नदी थी, एक लहर थी, या एक झोंका जो गुजर गया, मगर सिहरन बाकी है। मैं सिहरी तुमको खोजा,
तुम्हें पुकारने के दरमियान कई शब्द झड़ने लगे थे जमी पर, कुछ हवा में बिखरने लगे। तुम्हारी खुशबू मैंने जज्ब कर ली, कुछ सांसों में, कुछ आँखों में। मैं अपने शहर पहुँचने वाली हूँ इन्हीं खुशबुओं के साथ। एक कविता मैं आपको अपने संकलन से सुनाती हूँ, एक दो कविता। ये संकलन जो लिखा है मेरा, जो बहुत पहले की है, 2009 में प्रकाशित हुई थी। मैंने बोला मैं बचपन से कविताएं लिखती हूँ, तो ये बचपन में लिखी हुई थी कुछ कविताएं, लेकिन आज फिर भी मैं आज उसको उठा के देखती हूँ तो मुझे लगता है कि खैर आप लोग सुनेंगे तो बताएंगे। इसका शीर्षक है हवा महल। इसको मैंने 2 पार्ट में लिखा है, हवा महल 1, हवा महल 2। अभी है ये हवा महल 1। बालू की भीत पर कुछ लिखते हुए, कुछ मिटाते हुए, कभी आंधी समेट लाती है उसे, कभी झोंका दूर तक ले जाता है। मैं बार बार उंगलियां फेरती हूँ, टिला बनाती हूँ, और ऊंचा और ऊंचा। क्या है यह, क्या है यह? समय की जिजीविषा या हवा का घर? बार बार बुनियाद बिखर कर भी बनती है। हाँ, हवा महल कह सकते हो तुम, जहाँ उम्मीदें दौड़ती हुई किसी गाड़ी से आती हैं, किस समय पता नहीं, किस स्टेशन की पटरियों से पता है? हाँ पता है मुझे, जहाँ सांसें चलती है खुले आसमान के नीचे। अब ये दूसरा है जो हवा महल 2, दूसरा हवा महल 2। मैं तुम्हारे पास हूँ, हवा में एक महल बना है, थोड़ी देर में बारिश होगी, महल बह जाएगा और मैं तुमसे पहले बहूँगी। बहुत संजीदगी से महल की दीवार पर दीपक जलाती हूँ। बारिश खत्म हो गई? सच में क्या? मैं छत पर जा रही हूँ। चांद तक पहुँचने के लिए रेत की सीढ़ियाँ तुम बनाते हो और मुझे पीछे से लटकने को कहते हो। देखो, सूरज चढ़ गया। ये क्या? तुमने मुझे पहले ही छोड़ दिया। आह, मैं चोटिल हो गई। अब मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ, सानिया मिर्जा के लिए मैंने एक कविता लिखी, उनको समर्पित। ये जो कविता है सुनो सानिया, कहाँ ज्ञानोदय से छपकर आई थी, किस वर्ष मुझे याद नहीं है, लेकिन ये ज्ञानोदय से छपी थी। सुनते हैं, मतलब मैं सुनाती हूँ। अच्छा ठीक है। सुनो सानिया, 2 खत लिखना, एक खुदा को और एक उसके मुल्क को। मोहब्बत जुर्म नहीं है, मोहब्बत जुर्म नहीं है, बस इतना लिखना और छोड़ आना चिट्ठी चौराहों पर। खुदा वाली चिट्ठी पहुंच जाएगी, मगर मुल्क की सरकारी चिट्ठी का मुझे पता नहीं क्या होगा। तो तुम ऐसा करना, एक चिट्ठी मुझे लिखना, मैं तुमको जवाब जरूर दूंगी, क्योंकि मैंने भी यही गुनाह किया है।
क्योंकि मैंने भी यही गुनाह किया है। अब हम दोनों दो दो चार चार चिट्ठियाँ लिखेंगे और अपने अपने महबूब को याद करेंगे कि मोहब्बत जुर्म नहीं है। जुर्म होता है मोहब्बत से मोहब्बत को ना मिल पाना, ना मिला पाना। सुनो सानिया, हम एक लिफाफा बनाएंगे जिसमें तमाम ऐसी लड़कियों की चिट्ठियाँ रखेंगे जो सरहद पार के लड़के के साथ आशिकी में चूर है। फिर ऐसा करेंगे कि उसे बैरंग छोड़ आएंगे बॉर्डर पर। देखना, वह चिट्ठी खोली जाएगी नगद देकर, वह चिट्ठी खोली जाएगी नगद देकर और उसका पता भी जब्त किया जाएगा। तब अखबारों में हमारा इश्तिहार छपेगा, हम मोस्ट वांटेड हो जाएंगे। इस तरह चिट्ठियों का कमाल देखना, हम अपने अपने घरों में ही खोजे जाने लगेंगे। सुनो सानिया, तुम एक जवाब लिखना, मैं भी लिखूंगी कि जब सरहद पर गोली चलेगी सबसे पहले मोहब्बत शहीद होगा। लोग बाद में मरेंगे, रिश्तों का कत्ल उसके बाद। लेकिन मुझे उम्मीद है युद्ध सदा के लिए ध्वस्त हो जाएगा। मेरी अगली कविता का शीर्षक है धूप कुतरते लोग। ये कविता समकालीन भारतीय साहित्य से प्रकाशित हो चुकी है और तारीख तो मुझे याद नहीं रहता। तो क्या कहूँ, लेकिन हाँ, जहाँ जितना जो जिस पत्रिकाएं में छपी है, जितनी यादें हैं मुझे बातें, वो सब मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मैं थोड़ी भुलक कर भूल जाती। तो खैर, इसलिए मैंने कहा मैं अपने बारे में क्या बताऊँ। आप लोग मुझे गूगल भी कर सकते हैं। मतलब गूगल कर सकते हैं जानने के लिए, अगर ज़्यादा जानना चाहते हैं तो। मुझे ज़्यादा बातें याद नहीं रहती। खैर, इसका शीर्षक है धूप कुतरते लोग। पता है ये कविता मैंने कब लिखी थी? मैं दिल्ली में थी। हाँ, दिल्ली मोहब्बत का शहर, मेरी पसंदीदा जगह। खैर, अब मोहब्बत की शहर से मैं सपने के शहर में आ गई, मुंबई। तो खैर अच्छा है, लेकिन ये मैंने उन लोगों के लिए लिखा। पता है ये कविता जो भी, देखो, एक जब इंसान कोई रचनाकार जब लिखता है कोई कविता या कहानी, कुछ भी लिखता है, तो लिख लेने के बाद वो उस लेखक का नहीं रह जाता है। ये पाठक वर्ग तय करते हैं कि उन्होंने इस एहसास को, लेखक के इस भाव जगत की यात्रा को उन्होंने अपने में किस तरीके से देखा। पाठक के भाव जगत का ये कितना हिस्सा बन पाती है, ये पाठक ही तय करते हैं। इसलिए मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन आप लोग ये कविता सुनिए। इसका शीर्षक है धूप कुतरते लोग। ये वो लोग हैं जिनके घरों में धूप नहीं आती। वो कतरन चुराते हैं सुर्ख लाल धागे से। ये हवा को बांध सकते हैं, ये हवा को बांध सकते हैं, धूप सिल सकते हैं। आसमान की छत को फुर्सत में मौसम की कैंची से अलग अलग महीने में अलग अलग कोनों से काट लेते हैं। ये वो लोग हैं जो टूटे हुए शीशे पर अपने घर का पता ढूंढते हैं।
खाना बदोश हो गए हैं अब सपने, अलग अलग पुर्जों पर बिखरे हुए। ये धूप को कतरनों पर संभालते हैं, फिर टांग देते हैं दीवार से। इन दीवारों पर सिलन आ गई है और पानी ने कई शक्ल बना लिए हैं। ये वो लोग हैं जो पानी के चेहरे में अपने लोग ढूंढते हैं। कतरन, पूर्जा और लाल धागा। कतरन, पूर्जा और लाल धागा, बस ये 3 चीज़ें इनके पास है। कुतरते हुए समय में ये लाल धागे से बांधकर अपने पुर्जे बचा लेते हैं, जिसमें धूप और मौसम सुलेख में लिखे होते हैं। बाकी तो आप सब पे है, आप लोग अपनी टिप्पणियों में अपनी राय ज़रूर देंगे तो अच्छा लगेगा। और लिखना चाहिए, टिप्पणियाँ भी लिखनी चाहिए, इससे लेखक को पता चलता है कि हमारे दर्शक यहाँ पे लाइव कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। ये वर्चुअल माध्यम है तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है यार कहीं कनेक्टिविटी तो नहीं टूट गई है, तो ये ज़रूरी है। हाँ, मैं ना मजाक भी कर लेती हूँ, मेरी आदत है तो और करते रहना चाहिए, क्यों। हाँ, इसी पे मुझे याद आया एक कविता वो ही सुनाती हूँ पहले, क्यों। ये भी अभी हाल फिलहाल में ये भी समकालीन भारतीय साहित्य से छप के आई है ये कविता जो सुनाने वाली। इसका शीर्षक है एक छोटी सी प्रेम कविता। वक्त ने प्रेम की छूट दी, मगर मुनाफे के बाजार ने इसे खारिज कर दिया। अब 2 ही रास्ता है, या तो मजाक करूं या झूठ बोलकर निकल लूं। खैर, उस बात से, मजाक वाली बात से मुझे ये कविता याद आ गई तो मैंने सुना दी। खैर, मैं अभी क्या सुनाने वाली, अच्छा मैंने वादा किया था प्रेम कविता का ना। अच्छा हाँ, सुनाऊंगी, थोड़ा धीरज बांध के रखें, सुनाती हूँ। चलिए यही सुनाते हैं जो अभी खुल के आई है मेरे सामने। इसका शीर्षक है इश्क उर्दू है। सुनने के लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं था, तुम इश्क नहीं पढ़ना चाहते थे। तुमने कई सनद हासिल की थी और एक लब्ध प्रतिष्ठित शख्स थे जिनके घर रोटियां भटियारी पकाती और बीवियां भड़कीले कपड़ों में अपनी बूढ़ी त्वचा छिपाती, जिन्हें रश्क रहता हर सुंदर लड़की से। तुम भूखे थे कई दिनों से, इसलिए प्यास भूल चुके थे। तुम्हारे लिए प्रेम किसी मुशायरा गाह की तरह था, जहां तुम मर्सिये को गजल की तरह पढ़ते थे। रूह की ज़बान उर्दू थी, जो तुम्हारी भाषा नहीं थी। तुम खो गए थे उस बाजार में जहां मांस के लोथरे के सिवा कुछ न था। नमक तुम्हारी जिद नहीं थी, क्योंकि तुम बेजायका खाने के आदी हो चुके थे। इंसान और जानवरों में एक ही फर्क होता है, इंसान प्यासा और जानवर भूखा। बीवियों और लड़कियों में त्वचा का फर्क होता है, जबकि पुरुषों और प्रेमियों में एक बड़ा फर्क होता है। पुरुष शक्तिवर्धक दवाई के सेवन के बावजूद जल्दी मर जाते हैं और प्रेमी लाइलाज बीमारी होने पर भी सदैव जिंदा रहते हैं।
पिरामिड सुना दूँ? पिरामिड सुनाती हूँ। ये भी समकालीन भारतीय साहित्य से छप के आई है ये कविता, ये सुनाती हूँ मैं आपको। पिरामिड। वो सीधा रास्ता जानता है, उल्टी गली को जाता, जहाँ का कोई पता जीवित नहीं है। अपरिवर्तनीय मुद्रा में वो देर तक बैठ सकता है बिना बात किए हुए। उसका होना पृथ्वी पर एक लुप्त होती जनजाति के प्रभाव जैसा कुछ है। उसके भौगोलिक गुणों में नाक नक्शे और केस का रंग बताता है कि वो शायद मेसोपोटामिया या बेबीलोनिया सभ्यता काल का होगा। रानी नेफरतिति के वंशज सा कुछ, क्योंकि उसकी चुप्पी में विशाल काय पिरामिड जैसा कुछ था। वो चुप रहा तब भी जब दुनिया को यह पता चला कि पिरामिड 7 आश्चर्यों में से एक है। एक प्रेम कविता सुना देती हूँ। रास्ते भर मोहब्बत, इसका शीर्षक है। रास्ते भर झेपती रही, कोई देख न ले, इश्क में तेरे चूर ये मेरा लाल चेहरा। आंखें सब कह देंगी वो सारी कहानी जो तुमसे मिलने की बेकरारी में लिखे हैं। सूखते होठ, प्यास से तड़पते कंठ और जोर जोर से हाँफता दिल तुमको देखकर और कमज़ोर हो गया है। कुछ भी कहने को शब्द ही नहीं बचे, मानो कोई भाषा नहीं जानती हूँ। पहले तुमसे पूछूं क्या, इसलिए कुछ कहा भी नहीं। क्या मेरी मोहब्बत समझोगे? क्या मेरी मोहब्बत समझोगे? काश मैं एक सुराही होती, काश मैं एक सुराही होती और परी रहती एक कोने तुम्हारे कमरे में, तुम्हारे हाल में। तुमको मुत्तमईन करती ठंडी अंजूरियों से। तुम समझ गए होगे अब कि तब कुछ नहीं बोला जा सकता। जब जोड़ की प्यास लगी हो, फिर तब तुम मोहब्बत समझ लोगे शायद। अगर समय की इजाज़त है सुशील जी तो एक और कविता पढ़ूं या फिर क्या करना चाहिए? सवाल जवाब का ये दौर शुरू करना चाहिए, बताएं सुशील जी। मेरे ख्याल से अभी थोड़ा सा वक्त है तो मैं एक तो कविता और सुना देती हूँ। ये मैंने परसों ही लिखी है, परसों या नरसों की बात है। ये कविता मैंने लिखी है तो सुनाती हूँ। और अधिक क्या। देखिए, इस महामारी में मिलना लोगों का एक दूसरे से कितना मुश्किल हो गया है। ये दुनिया वाकई में पहले से थोड़ा बदल चुकी होगी कोरोना के बाद भी, लेकिन हमारी उम्मीद और हमारा जो विश्वास है और हमारी जो मतलब ये जो जिजीविसा है दुनिया को बचाए रखने की, इसमें हम यही उम्मीद करते हैं कि ऐसा नहीं होगा। हम सब कुछ पहले जैसा होगा, दुनिया पहले ही की तरह खूबसूरत होगी। फिर भी जो भी एक तरीके के अवसाद से गुजर के, इस समय को देखते हुए जिस अवसाद से गुजर के इस कविता को मैंने लिखा है, मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगी। तो इसका शीर्षक है और अधिक क्या। और अधिक क्या, हम पूरे बरस नहीं मिलेंगे, बहुत दिन हो जाएंगे, तब रास्ते पर उगी धूप लताएं बना लेंगी। तुम्हें बिना वस्ल किए हुए हजारों दिन हो जाएंगे। और अधिक क्या, और अधिक क्या, हम पता न कर सकेंगे अपने मिलने की अगली तारीख। बहुत लम्हा हो जाएगा, इंतज़ार में माह पर माह जोड़ते जोड़ते तुम्हें चूमे बगैर कई महीने बीत जाएंगे। और अधिक क्या, सृष्टि धीरे धीरे पृथ्वी का एक गोल घेरा वृत्तों से बाहर कर देगी। समुद्र रेत बन जाएगा, पहाड़ पानी बनेगा, हवा खौफ में बहेगी और रातें भयानक तूफानों में समाती चली जाएगी। और अधिक क्या,
भूकंप में समा जाएगा हमारी चाहतों का सुंदर सपना, हमारे मिलने की स्थितियों को मिलाती नक्षत्रों की सब पंक्तियाँ टूट जाएगी। और अधिक क्या कि ग्रहण से थर्रा जाएगा व्योम और सितारे सब अपना गणित भूल जाएंगे। तोड़ देंगे वो सब जुड़ी राशियाँ और हमारा मेल क्या संभव हो सकेगा तब भी। यह जो धरती पर पहले भी विक्षण ही था। और अधिक क्या कि दुनिया अपना आखिरी अध्याय खोलेगी और केवल जलजले की कहानी कहने लगेगी। मैं और तुम तब भी एक अलग अलग कोने से प्रेम का इंतज़ार करते रहेंगे और धरती की नष्ट हो जाने की अंतिम संकल्पनाओं तक सृष्टि के संहार में भी एक और आखिरी स्वप्न देखेंगे। और अधिक क्या तो हमें उम्मीद का दामन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए और हमेशा स्वप्न ज़रूर देखना चाहिए और स्वप्न को हकीकत में तब्दील करने की जो एक कोशिश होती है वो एक रचनाकार की होती है। तो रचनाएं वैसी ही हैं जैसे कि जब आप कोई भी रचना, जैसे कि आप जो महसूस करते हैं या फिर जो देखते हैं, जैसे प्रतिबिंब में जैसे आप खुद को देखते हैं तो छाया बनता है, जब आप दर्पण में खुद को देखते हैं तो छाया बनता है। तो उस जो छाया की जो कद काठी होती है वो आपकी जो उपस्थिति है, जो आप जैसे हो, जो आपका व्यक्तित्व हो, उसे कम बेस होता है। बिल्कुल वस्तुतः वही नहीं होता है जो होता है। तो जो कविता की यात्रा होती है, इस प्रतिबिंब को बिल्कुल वैसे ही स्पष्ट स्थितियों से समाज के सामने रख देना होता है और कभी कर्म भी यही होता है। तो सुशील जी, आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे आयोजक जी से मैं जानना चाहूँगी, क्या समय है एक कविता और पढ़ दूँ या फिर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं? अगर हमारे कोई भी साथी कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो बेतकल्लुफ़ होके आप पूछ सकते हैं किसी भी प्रकार के सवाल जो कि कविताओं के मुतल्लिक हो, क्योंकि एक ही सेशन में सभी चीज़ों पे बातें करना मुमकिन नहीं होगा। शब्दों और समय की भी पाबंदी रखनी चाहिए हमें। तो शब्दों की पाबंदी कहने का अर्थ है यहाँ पे कि किसी एक सेशन में हमें कितना वक्त लेना है, कितना देना है, कितना सवाल जवाब के लिए रखना है या फिर कितना काव्य पाठ के लिए रखना है। तो हर एक चीज़ को एक मतलब बड़े ही औपचारिक तौर पे किया जाता है जब हम ऐसे किसी मंच पर हो जो कि हम ऑनलाइन जुड़े हों और वर्चुअल माध्यम हो, तो हमें ये चीज़ भी पता कर लेनी चाहिए। और हाँ, चलिए फिर भी मैं एक कविता सुना देती हूँ जाते जाते। ये भी समकालीन भारतीय साहित्य से ही छप के आई है, तो सुन लीजिए। ये अंतिम कविता है, इसके बाद हम आप जो पूछना चाहेंगे उन सवालों का जवाब देंगे। तो मैं आशा करती हूँ हमारे श्रोता वर्ग है यहाँ पे। आपका ऑडियो, सुशील भारती जी, आपका ऑडियो वीडियो ठीक आ रहा है? ओके फाइन। सो अच्छा, आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं ढंग से? एक बार सुशील भारती जी कृपया आप टिप्पणी करें कि संकेत दें मुझे कि आप मुझे बेहतर सुन पा रहे हैं। कोई मित्र मुझे संकेत करें तो मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि मुझे पता नहीं चल पा रहा है। फिर मैं बोलती रहूँगी, फिर कोई सुन भी नहीं पाएंगे, तो फिर समय की हानि होगी इसमें। कृपया कोई मित्र कमेंट करें कि क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं बेतकल्लुफ़ होके। यह कोई मसला, कोई अवरोध किसी प्रकार का तो नहीं है। संस्कृति, कृपया कमेंट कर दीजिए। आपको मैं देख पा रही हूँ, आपने मुझे वेव किया है, मैं आपको देख पा रही हूँ। हाँ ठीक है, मैं सुनाती हूँ। नीलाभ सांझ के कैनवास पर धुंधल का आसमान, एक मिनट में देखो ज़रा क्या कह रहे हैं आप। हाँ अच्छा सुशील भारती जी, हाँ ठीक है। अच्छा ठीक है, बहुत सारे सवाल आ गए हैं। अच्छा ठीक है, क्या करूँ सवाल, या चलो कविता सुनाती हूँ फिर मैं आपको सवाल जवाब करती हूँ। धुंधल का आसमान, पीली छत की दीवारें, ज़मीन पर जमा बारिश का पानी,
कुछ हवा हवा सा पारदर्शी हुआ, टूट गए पतंग का धागा, उलझ गया बरगद के बूढ़े पेड़ से। यहाँ हरा क्या है, यहाँ हरा क्या है, अभी अभी कबूतरों का झुंड उड़ान भरा था और चला गया बहुत दूर। यादें तुमको बुलाना चाहती हूँ, वैसे ही जैसे वापस आता है पंछियों का दल। सब छलकने लगा नयन कलश के आगे, मैं ज़्यादा दूर नहीं हूँ तुमसे। शायद कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ माह, मैं आसमान के चांद जितने दूर और बालों पर बने चित्र जितनी लाजवाब हूँ। चांद जो करोड़ों मील दूर होकर भी हर आंगन में दिखता है, रेत चित्र जो बहुत नक्काशियों में जकर कर भी एक बयार में दूर उड़ जाता है। यादें ऐसी ही है दूर नभ में सितारों सी झालरदार, जैसे बादल चित्र बनाते हैं नीलाभ साँझ के कैनवास पर। अब सवाल जवाब लेते हैं, समय सीमित है तो ये मेरी अंतिम कविता थी इस सेशन के लिए। तो सवाल किसी ने परिचय पूछा, हाँ परिचय किसने पूछा, एक मिनट देख लूँ ज़रा फिर से। हाँ सुशील भारती जी वापस से, अच्छा ठीक है। आप रूपम लाल, आप, हाँ नमस्कार साथियों, नमस्कार जी। शुक्रिया सुशील जी, हरे पत्ते पर बैठी जगह सुंदर सजा के, ठीक है। क्या आप कमेंट देख पा रही हैं? ओके फाइन। ओ गॉड, मैंने शायद पहले नहीं देखा था क्या। मैं एक रॉ में होती हूँ सुशील भारती जी, तो फिर मैं उसी रॉ में रहती हूँ, मैं दूसरी दुनिया में चली जाती हूँ। तो अगर कोई भी मतलब मेरी तरफ से मैं माफ़ी चाहती हूँ अगर कोई सवाल छूट गया हो तो। मंजू शर्मा जी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। रूपम लाल जी शुक्रिया आपका, मंजू शर्मा जी शुक्रिया आपका, पूजा दाहिया जी थैंक यू। हाँ तो मैं आपको अपनी तारुफ में क्या बताऊँ, मैं बस मैं कविताएं लिखती हूँ और मैं चिकित्सकीय लेखन में मेरी रोजी रोटी है वो चिकित्सकीय लेखन से होती है। साहित्य मेरे लिए जीवन में सांस की तरह है। कविताएं भी लिखती हूँ, कहानियाँ भी लिखती हूँ। तमाम प्रतिष्ठित देश और की अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में लगातार लेखन में 2009 से ही सक्रिय हूँ और बचपन से लिखती हूँ। मेरी जो पहली कविता जब मैं 8वीं कक्षा में थी तभी हिंदुस्तान जैसे अखबार से छप के आई थी। और कहानियाँ भी लिखती हूँ, कहानियाँ थोड़ा कम लिख पा रही हूँ, लिखती हूँ क्योंकि कविताएं जो मेरा जो मूल विधा है लिखने का वो कविताएं ही हैं। तो मेरी आप कहानियाँ भी पढ़ेंगे तो आपको उसमें कविताओं के असर को आप देख सकते हैं। तो हाँ कहानी लिखती हूँ, लेकिन एक है जैसे कि प्रोफेशन से आपको उतना वक्त नहीं मिल पाता है, समय नहीं मिल पाता है, तो उसमें बेशक मेरी जो कोशिशें हैं चलती तो हैं, लेकिन हाँ फिर भी थोड़ा कम हो पाती है। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं लिखूं। लेकिन मुझे लगता है जैसे कि जब आप कोई एक विधा चुनते हो तो आपको उसी में रहना चाहिए, वो बेहतर है आपके लिए। आप लिखें, बेशक लिखें, कहानी भी लिखें, उपन्यास। हाँ फिल वक्त एक उपन्यास पे काम कर रही हूँ। ये थोड़ा सा मतलब अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, ये थोड़ा इस पर ज़्यादा बात मैं नहीं करूँगी अभी क्योंकि मैं उस पर रिसर्च कर रही हूँ। तो ये चीज़ें वो बहुत ही अलग तरह का उपन्यास है वो, और मैं उस पर अभी ज़्यादा नहीं कुछ बतला सकती हूँ। वो आप बस इतना समझ लो कि वो जीवन की सच्चाइयों से जुड़ा हुआ है बहुत, वो जीवन के कई आयामों से जुड़ा हुआ है। और जो एक शक्ति होती है, एक जो ब्रह्मांड की जो एक शक्ति है, मैं उसमें बहुत यकीन करती हूँ और ये उसी पे केंद्रित है। और कई राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकालय जैसे कि वो समकालीन भारतीय साहित्य, पाखी, पढ़ी कथा, नया ज्ञानोदय, युद्धरत आम आदमी, हमारा भारत और कई तरह की पत्रिकाएं हैं, जनपद, मैं हर जगह तकरीबन हर जगह छप चुकी हूँ। एक किताब आ चुकी है, दूसरी किताब पे काम लगभग अभी चल ही रहा है। तो इंशाअल्लाह कि लॉकडाउन के बाद वो उस स्क्रिप्ट को मैं अपने प्रकाशक को सौंप पाऊँगी। और उपन्यास पे काम कब
पूरा ख़त्म हो जाएगा ये मैं अभी फ़िलहाल आपको नहीं बता सकती हूँ, वो अभी चलेगा काम। तो ये है मेरा परिचय। और दिल्ली में मेरी जो क्या कहते हैं शुरुआती दिनों की जो पढ़ाई थी वो बिहार से हुई है, मुज़फ़्फ़रपुर ज़िले से मैं हूँ। और बाद में जो मेरी उच्च शिक्षा के लिए मैं दिल्ली आ गई और कुछ दिनों तक मैंने दिल्ली में नौकरी की और अब मैं मुंबई में हूँ और शायद मैं यहीं पे रहूँगी हमेशा। तो ये है। और बाकी कुछ जानना चाहते हैं, कुछ और भी पढ़ना चाहते हैं मेरे बारे में, तो वो आपको ऑनलाइन पोर्टल पे भी मैं बहुत सक्रिय रहती हूँ। मैं ये नहीं कहती फेसबुक पे, केवल फेसबुक तो कभी कभी हाँ चलो कोई बात नहीं, लेकिन ऑनलाइन जो काम अच्छा कर रहे हैं, जो लोग ऑनलाइन पोर्टल पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो जैसे कि जब आप मेरा नाम डालोगे गूगल पे तो आपको बहुत सारे लिंक मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से मेरी कविताओं को पढ़ सकते हैं। आजकल तो मैंने एक यूट्यूब चैनल भी बना लिया है इस लॉकडाउन में, भले मैं उस पर कम सक्रिय रहती हूँ, लेकिन मैंने बना के रख दिया है कि कभी दिल करेगा तो मैं कुछ मतलब आप लोग चाहोगे तो मैं अपनी कविताएँ वहाँ भी सुनाऊँगी। तो आजकल मैं वो भी कर रही हूँ। मैं इंस्टाग्राम पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, तो मेरे बारे में मेरे अपडेट से आप लोग मतलब वाकिफ़ होते रहेंगे, तो बेहतर होगा मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। मेरा पेज है प्रेमा झा के नाम से, आप लोग उसको लाइक कर लीजिए अगर मेरी कविताएं अच्छी लगती है तो लाइक कर लीजिए। और उम्मीद है कि मैंने आप लोगों को बोर नहीं किया है। हाँ, पूजा दाहिया जी पूछ रही है, अमृता प्रीतम जी तो प्यार को एक नई परिभाषा दे गई उस टाइम पे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ पूजा जी। अमृता प्रीतम जी की नज़र में प्रेम, ओह वैसा प्रेम किसने किया है, वो क्या मतलब जब मैं उनकी के संस्मरण को पढ़ती हूँ, उनकी जो जीवनी पढ़ती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वो पता है साहिर से इतना प्यार करती थी कि जो बाद में उनकी इमरोज उनके दोस्त बने, जब स्कूटर पे उनके साथ बैठी होती थी तो इमरोज की पीठ पे साहिर लिखती रहती थी। एक बार कोई एक कॉन्फ्रेंस हो रहा था, तो वो मतलब मीटिंग था और वो रिकॉर्डिंग हो रही थी शायद, हाँ, तो उन्होंने ना अखबार पे कोई सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने अखबार पे बैठे बैठे साहिर का नाम लिख दिया। तो ये चित्र कल के अखबार में छपकर आ गई, उसके बाद छपकर आई थी, हाँ नहीं छपकर आ गई, शायद छप के आ गई थी, हाँ। तो फिर बाद में वो बड़ी परेशान हुई, फिर बाद में उसको हटाया गया। मतलब वो ऐसे उस दुनिया में चली जाती थी, मतलब उनके लिए बस प्रेम में जीना ही प्रेम था, प्रेम में जीना, प्रेम में रहना, प्रेम में लिखना। क्या सराबोर करती है उनकी कविताएं, मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ, मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। अमृता प्रीतम वाली कविता मैंने सुनी है पहले भी, अच्छी बात। शुक्रिया अवधेशप्रीत जी। सर अवधेशप्रीत जी नमस्कार, बहुत शुक्रिया आपका कि आप शिरकत कर रहे हैं सर। मुझे जो बढ़ाने वाले, जो हौसला अफजाई करने वाले अवधेशप्रीत जी का मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगी। जब मैं छोटी थी और कविताएं लिखती थी तो तभी ना क्या होता था ना, हम लेटर बॉक्स में लेटर डालते थे, कविताएं लिख के हिंदुस्तान को भेजते थे। तो उस वक्त संपादक थे हाँ हमारे अवधेशप्रीत जी, फीचर डेस्क के हिंदुस्तान अखबार में। तो उन्होंने एक दिन हमारी बात हुई, मेरे पापा से बात हुई, अच्छा आपकी बेटी कविता बहुत अच्छा लिखती है, कोई नहीं आप इनको मतलब हौसला अफजाई करें, लिखने दें, कविता अच्छी चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं, कुछ बहुत कम लोगों में ये सलाहियत होती है कि वो कविताएं लिखते हैं। तो इन्होंने मेरे पापा को बहुत समझाया था, तो फिर मेरे पापा बोले ठीक है, अच्छा ठीक है बेटा, तुम जो करना चाहती हो करो। फिर तब मेरे पापा माने थे, हाँ बेटा चल लिख। तो अवधेशप्रीत जी का बहुत योगदान है मुझे बढ़ाने में, मैं सर आपका दिल से आभार करती हूँ, बहुत शुक्रिया सर आपका। और क्या है यहाँ पे, पूजा दाहिया जी थैंक यू जी। तो क्या 7 भी बज गए हैं, हवा महल बढ़िया फंतासी, शुक्रिया सर, शुक्रिया अवधेश सर। आई एम लॉस्ट इन योर एक्सप्रेशन, मंजू शर्मा जी, ओ थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू। रूपम लाल जी का शुक्रिया। ओ पूजा दहिया जी थैंक यू सो मच, यू आर स्वीट, ओ थैंक यू, यू टू ऑल्सो, ओके। एंड कनेक्शन परफेक्ट है, ओके फाइन। ये सब मैं अभी थोड़ा कमेंट ले लेती हूँ ताकि संस्कृति मिश्र, ओ थैंक यू संस्कृति थैंक यू। और अधिक क्या सुशील भारती जी का सवाल था, और अधिक क्या कविता थी, मैं ऑलरेडी सुना ही चुकी हूँ आप लोगों को।
मुझे लगता है प्रश्न नहीं है। आप एक कविता और पढ़े क्या? अब सुशील जी अगर इजाज़त दे तो मैं अपने काव्य पाठ के इस सेशन को समाप्त कर दूं यहाँ पे। जी समझा जा सकता है, ओके फ़ाइन। मुंबई की गलाकाट प्रतियोगिता में कविता लिखने का समय मिल जाता है आपको सुशील जी। अच्छा, गलाकाट प्रतियोगिता तो हर जगह है। और देखिए कविता कभी गलाकाट प्रतियोगिता की फ्रस्ट्रेशन में आकर कि क्या कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये सोचकर कविताएं लिखना या नहीं लिखना मुझे नहीं लगता है कि कोई एक सवाल होगा। ये बात इस सवाल से बिल्कुल जुदा है। प्रतियोगिता अपनी जगह, दुनिया अपनी जगह, उसके मारकाट अपनी जगह, सिर्फ हुरव्वल अपनी जगह। यार ये तो हमारी अंतर यात्रा है, हमारी दुनिया है, हम इसके बगैर तो रह ही नहीं सकते। मतलब इस कट थ्रोट कंपटीशन को हमारी कविताएं एक मुकर्रर मुस्तैद जवाब देगी। प्रतियोगिता वो बनाते हैं जिन्हें मसाइलात पैदा करना है। हम तो जीवन जीते हैं, हम हर मसाइलात में अपने हल ढूंढते हैं और हर मसाइलात में खूबसूरती से ज़िंदगी को जीते हैं। ये मसले सारे उनके होंगे, हमारे कुछ नहीं है। हम तो खुश हैं अपनी लेखनी के साथ, हम हर हाल में लिख लेंगे जहाँ हैं। और जितना भी दूभर स्थिति होगा, दुर्लभ क्षण होंगे, हम जितना भी दुरूह सफ़र होगा, यातनाएं होंगी, हम उसमें और अच्छा लिखेंगे। तो कविता तो बिल्कुल सांस लेने जैसी बात है सुशील भारती जी, तो हम लिख ही लेते हैं। अच्छा, आपकी उपलब्धियों के लिए बधाई। भरत शर्मा जी थैंक यू जी। ममता सोनी हाँ शुक्रिया जी। और अमृता प्रीतम महान साहित्यकार बिल्कुल हैं जी। और आज का लाइव मिस हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, जिन लोगों ने लाइव मिस कर दिया है ये हम शेयर कर रहे हैं और वो हमें मेरे पेज से, मेरे वॉल से, राही पब्लिकेशन की पेज से बेशक सुन सकते हैं। तो मैं अपनी कविताओं का जो ये सेशन है यहीं पर समाप्त करती हूँ। आप लोगों से जुड़कर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई कि आप सब लोगों ने शरीक किया, इतनी दिलचस्पी से मुझे सुना। मैं आप लोगों का हृदय से आभार करती हूँ। बहुत शुक्रिया, प्यार भरा नमस्कार। अब मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया।